नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि बीते सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और आज से यानी कि इस एपिसोड से एक नई चीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। हम शेयरों पर आपको एक्सपर्ट की राय भी साथ साथ देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन शेयरों पर अपनी रणनीति तय कर सकें। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहला नाम है इस कड़ी में जुपिटर वैगन्स का। प्रमोटर के हिस्सा बढ़ाने से इस हफ्ते जेडब्ल्यूएल का शेयर जोश में नजर आया। प्रमोटर तत्र वगोनका ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने 135 करोड़ रुपए में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 28.72 लाख वारंट्स कन्वर्ट कर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आपको बता दें 29 जून 2024 को 470 रुपए के भाव पर उनको ये वारंट्स जारी हुए थे, जो उन्होंने नीचे के भाव पर शेयर होने के बावजूद कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। इसी वजह से शेयर में जोश भी दिखा और कन्वर्जन से पहले प्रमोटर के पास आपको बता दें इस कंपनी का 18.69% हिस्सा था, जो कि इस ट्रांजैक्शन यानी कि कन्वर्जन के बाद बढ़कर 19.24% हो जाएगा। 22 दिसंबर को जुपिटर वैगन्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया और 312 रुपए 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। और 23 दिसंबर को इस शेयर ने 358 रुपए 25 पैसे का हाई भी छुआ था। यानी कि 3 दिन लगातार इस शेयर में खबर की वजह से जोश या फिर एक्शन बरकरार रहा। जोश और तेजी इन्फोसिस के शेयर में भी देखने को मिली, जिसमें बीते शुक्रवार को इंट्राडे में एडीआर में 57% तक का उछाल देखने को मिला। बड़े उछाल के चलते एनवाईएसई यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इस कंपनी का जो एडीआर है उसकी ट्रेडिंग को 2 बार रोकना भी पड़ा। आपको बता दें एनवाईएसई पर लिस्टेड ये एडीआर $30 के रिकॉर्ड हाई लेवल तक भी चला गया था। 12 जनवरी 2022 के बाद पहली बार हुआ कि एडीआर ने अपना रिकॉर्ड हाई छुआ, जो कि पहले $26.39 का था। 20 दिन के औसत से 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस एडीआर में उछाल देखने को मिला और केवल शुरुआती 50 मिनटों में ही पूरा खेल हुआ। $20.22 के लेवल पर यानी कि 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ ये एडीआर बंद होता हुआ दिखा। और ये जो जबरदस्त एक्शन बना था एडीआर में, उसके बाद कंपनी की ओर से एक सफाई भी जारी की गई। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज को बताने लायक फिलहाल उनके पास कोई जानकारी नहीं है और ट्रेड डील की उम्मीद में एडीआर दौड़ा है। ऐसी सोच जो भी रख रहे हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सेबी के डिस्क्लोजर नियमों का कंपनी की ओर से पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 22 दिसंबर को जब इन्फोसिस का शेयर खुला तो शेयर 93 रुपए माफ कीजिए और 20 पैसे तक उछल गया था और बाद में करीब 3% ऊपर 1686 रुपए के भाव पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बड़े करार के बाद राइट्स का शेयर यानी कि रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर भी फोकस में आता हुआ दिखा। इन्होंने बोत्सवाना की सरकार के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का ये करार है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट इंफ्रा डेवलपमेंट में कंपनी की जो महारत है, जो एक्सपर्टीज है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, इस कंपनी के पास जो मॉडर्नाइजेशन में टेक्निकी एक्सपर्टीज है उसका भी इस्तेमाल बोत्सवाना की ओर से किया जाएगा। 22 दिसंबर को इस खबर के चलते राइट्स का शेयर 234 रुपये 90 पैसे तक उछला और करीब 3.25% ऊपर 232 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वहीं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन का मानना है कि ये बाउंस बैक बजट के आसपास तक जारी रह सकता है, जो कि रेलवे शेयरों को तेजी में रख सकता है। इस उछाल को रेलवे शेयरों से निकलने के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला नाम है काइनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसने जियो थिंग्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, करार किया है। इनकी एक सब्सिडरी है काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के नाम से, जिसने जियो थिंग्स के साथ ये पार्टनरशिप करी है। आपको बता दें कि जियो थिंग्स इनफैक्ट जियो प्लेटफॉर्म्स की एक सब्सिडरी कंपनी है और जियो थिंग्स के साथ नेक्स्ट जेन कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आरंभ करने की जो बात है वो कंपनी की ओर से इस पार्टनरशिप के तहत की गई है। आपको बता दें कि काइनेटिक इलेक्ट्रिक के जो आने वाले 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं उनमें ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर के चलते 22 दिसंबर को काइनेटिक इंजीनियरिंग का शेयर 314 रुपये तक उछल गया था और क्लोजिंग 7.5% ऊपर 294 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के लिए इस हफ्ते एक अच्छी एक बुरी खबर आई। पहले आपको अच्छी खबर बताते हैं, वो ये कि बॉन्ड इशू के जरिए इस कंपनी ने 3,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। टाटा कैपिटल ने इस इशू में 500 करोड़ रुपए का निवेश किया और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि खरीदारों के रूप में या फिर सब्सक्राइब करने के रूप में सामने आए, जिसमें जेएम फाइनेंशियल, एबी कैपिटल और भी बड़े बड़े नाम शामिल थे। इसके डिटेल्स आपको बताएं तो 3,000 करोड़ रुपए की जो सीरीज ए ट्रांच है, जो कि बड़ी ट्रांच थी, उसके ऊपर ब्याज दर 12% तय की गई है और 300 करोड़ रुपए की जो छोटी ट्रांच है, सीरीज बी ट्रांच, उसके ऊपर 7% का कूपन रेट तय किया गया। 22 दिसंबर को जब खबर का इंपैक्ट आया तो उस दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 रुपये 5 पैसे पर खुलकर 12 रुपये 11 पैसे तक उछला। बाद में 11 रुपये 58 पैसे तक की मुनाफा वसूली हुई और अंत में क्लोजिंग 11 रुपये 82 पैसे के स्तर पर करीब 1.25% नीचे देखने को मिली।
26 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को खबर थी कि जीएसटी पेनल्टी से जुड़ा करीब 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज के लिए ये ऑर्डर मिला है, जो कि FY19 यानी कि वित्त वर्ष 2019 से जुड़ा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमने शेयर में 26 तारीख को देखा। इनफैक्ट अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करें तो एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं कि शेयर को होल्ड करना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस 10 रुपये 70 पैसे के आसपास बनता है और लॉन्गर टर्म में इसका टारगेट 30 से लेकर 35 रुपये तक भी हो सकता है। 26 दिसंबर को शेयर 12 रुपये 9 पैसे तक उछला, लेकिन बाद में बाजार की गिरावट के साथ इसमें मुनाफा वसूली आ गई और शेयर बाद में ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ। पूरे हफ्ते अदानी ग्रुप के शेयर भी फोकस में रहे। 3-4 खबरें थी। पहली खबर ये थी कि एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के खुद में मर्जर को अंबुजा सीमेंट के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से देश भर में यानी कि एक ऑल इंडिया सीमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में ये कंपनी निकल के सामने आएगी। 2026 यानी कि अगले साल तक ये मर्जर पूरा होने की उम्मीद है, जिसके तहत एसीसी के शेयर धारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में अंबुजा सीमेंट के 328 शेयर मिलेंगे। वहीं ओरिएंट सीमेंट के 100 शेयरों के बदले में उनके शेयर धारकों को अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर जारी किए जाएंगे। लंबी अवधि की विस्तार रणनीति से मेल खाता हुआ यह मर्जर है, जिसके तहत FY28 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इस कंपनी को 155 MTPA करनी है, जो कि फिलहाल देखें तो 107 MTPA के आसपास है। कंपनी का कहना है कि मर्जर से खर्चों में कटौती होगी और मार्जिन में 100 रुपये प्रति टन के आसपास के सुधार की उम्मीद की जा रही है। इस मर्जर की घोषणा के बाद एसीसी के शेयर ने तो 52 वीक लो टच किया 1746 रुपये का, लेकिन 23 दिसंबर को BNK सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचिन खंडेलवाल ने कहा था कि इस मर्जर रेशो से ओरिएंट सीमेंट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 178 रुपये तक की तेजी संभव है शेयर में और शेयर उस दिन 179 रुपये तक उछला भी, पर 4.5% ऊपर 170 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वहीं अंबुजा सीमेंट करीब 1.25% ऊपर 546 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा और एसीसी का शेयर करीब 0.25% नीचे 1751 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 23 दिसंबर को ही खबर थी कि अदानी एनर्जी ने एटसोल ग्लोबल IFSC नाम की एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। इनकी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 नाम से, उसने इस सब्सिडरी का गठन किया है, यानी कि अदानी एनर्जी की स्टेप डाउन सब्सिडरी का जो गठन है वो किया गया है। कंपनी ने कहा कि बाजार बंद होने के बाद इनको MCA से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की सूचना मिली है, जिसका इंपैक्ट हमने 23 दिसंबर को देखा। अदानी एनर्जी का शेयर उस दिन 1013 रुपये 85 पैसे तक उछला, लेकिन करीब 1.25% नीचे 995 रुपये पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 24 दिसंबर यानी कि बुधवार को खबर थी कि अदानी पोर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया में अधिग्रहण को फाइनलाइज किया है। नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल का अधिग्रहण फाइनलाइज कर दिया गया है, जिसके तहत इस अधिग्रहण के तहत FY26 का जो आउटलुक है उसको कंपनी की ओर से बढ़ाया गया है। कंपनी का कहना है कि FY26 में अब जो EBITDA को लेकर एक्सपेक्टेशन है वो 22,350 से 23,350 करोड़ रुपए का है और FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही कार्गो वॉल्यूम 545 से 555 MMT रहने का अनुमान है। इस खबर के चलते 24 दिसंबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर 1507 रुपये 20 पैसे तक उछला, लेकिन बंद केवल 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ 1496 रुपये 50 पैसे के स्तर पर हुआ। 25 दिसंबर को खबर थी कि अदानी एंटरप्राइजेस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू कर दिया है। पहले दिन यानी 25 दिसंबर को 30 उड़ानों का संचालन किया गया। अदानी पोर्ट्स को छोड़ हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं इस पूरे ग्रुप में उनको अवॉइड करके चलना चाहिए। एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया की ओर से ये राय निकल के सामने आई थी। 26 दिसंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2250 रुपये 90 पैसे तक उछला, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। बीते शुक्रवार एक रैली शुरू हुई थी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में और वो इस हफ्ते भी जारी रहती हुई दिखी। लगातार 3 दिन इस शेयर में हमने अप मूव बनता हुआ दिखा और 3 दिन में शेयर करीब 13% चढ़ता हुआ दिखा। खबर ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडरी ने क्रेस्कॉन के साथ एक SPA यानी कि शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इनकी विदेशी सब्सिडरी है आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल नाम से, जिसने अपनी इकाई मिलेटा नाम की उसमें 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, जिसके तहत उनको 5.58 लाख यूरो की रकम मिलती हुई नजर आएगी। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार को मजबूत करने और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किया जाएगा। इस खबर को बाजार ने पसंद किया। मंगलवार 23 दिसंबर को आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 17 रुपये 69 पैसे तक उछला और करीब 5.25% ऊपर 16 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। बेलराइज इंडस्ट्रीज ने इस हफ्ते 179 रुपये 90 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ। 896.7 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद ये शेयर भागता हुआ दिखा। 153 रुपये 70 पैसे के भाव पर 5.83 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, जिसमें प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है सुमेध टूल्स, जिसकी ओर से 6.56% हिस्सा बिक्री की खबर निकल के सामने आई थी। साथ ही खबर ये भी थी कि इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंट्री की है, जिसमें प्लासन के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है। इन दोनों खबरों के चलते 23 दिसंबर को बेलराइज इंडस्ट्रीज का शेयर
13.6% तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 6% ऊपर 167 रुपये 68 पैसे के भाव पर हुई। 23 दिसंबर को आई डिटेल्स के अनुसार इस ब्लॉक डील में 153 रुपये 70 पैसे के भाव पर सुमेध टूल्स ने 5 करोड़ 83 लाख शेयरों की बिकवाली की, लेकिन खरीदारों के नाम भी शामिल आए सामने, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5 करोड़ 12 लाख शेयरों की खरीदारी इसी भाव पर यानी कि 153 रुपये 70 पैसे के भाव पर करी। और ब्लैकस्टोन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सीरीज ग्लोबल इक्विटी इनकम पोर्टफोलियो ने भी 70,50,000 शेयरों की खरीदारी इसी भाव पर की है। इसको बाजार ने पसंद किया और 24 दिसंबर को भी बेलराइस इंडस्ट्रीज का शेयर 177 रुपये 28 पैसे तक उछला और क्लोजिंग करीब 3.25% ऊपर 172 रुपये 85 पैसे के स्तर पर हुई। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर का मानना है कि यह शेयर 190 से 200 रुपये तक भी जा सकता है। पूंजी जुटाने की खबर से कोफोर्स का शेयर एक ही दिन में 7% तक लुढ़कता हुआ दिखा। इस कंपनी को लेकर खबर ये थी कि 26 दिसंबर को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिस वजह से ये शेयर टूटा था और इस बोर्ड बैठक में इक्विटी के जरिए यानी कि शेयर जारी कर पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। इसमें QIP, प्रेफरेंशियल शेयर इशू या फिर जो बाकी मोड्स हैं, मीडियम्स हैं, उसके जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। और अगर इसके ऊपर हरी झंडी आती है या फिर मुहर लगती है तो 18 महीने में ये दूसरी बार होगा जब कंपनी की ओर से पूंजी जुटाई जाएगी। इससे पहले पिछली बार इन्होंने QIP के जरिए 2,240 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। उस समय इन्होंने सिग्निटी टेक नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था और उसी की फंडिंग के लिए ये रकम जुटाई गई थी। 26 दिसंबर को बोर्ड बैठक के बाद शाम को कंपनी की ओर से एनालिस्ट मीट भी होगी, ऐसी भी खबर आई थी। और ये खबर आई थी 23 दिसंबर को और उस दिन कोफोर्ज का शेयर 1739 रुपये 30 पैसे तक लुढ़क गया था, जिसके बाद करीब 5% नीचे 1778 रुपये के भाव पर जाकर सेटलमेंट हुआ था। 26 दिसंबर को जब बोर्ड बैठक हुई तो उससे पहले फिर से खबर आई जिस वजह से शेयर टूटता हुआ दिखा और खबर ये थी कि करीब $2 अरब की रकम में एडवेंट इंटरनेशनल से इस कंपनी की ओर से एक US की कंपनी है एनकोरा, जिसको खरीदने की योजना है, जिसके लिए इनकी बातचीत चल रही है। और आपको बता दें कि एडवेंट इंटरनेशनल ने इस कंपनी को 2021 में वॉरबर्ग पिंकस से खरीदा था करीब $1.5 अरब के आसपास की रकम में। 26 दिसंबर को कोफोर्ज का शेयर 1675 रुपये तक फिसल गया था और बाद में गिरावट के साथ ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। इस हफ्ते हुई ब्लॉक डील के बाद VIP इंडस्ट्रीज के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 24 दिसंबर को 26% हिस्से का बड़ा सौदा होता हुआ दिखा। इनफैक्ट 2 ब्लॉक डील्स के जरिए 3 करोड़ 70 लाख शेयरों ने हाथ बदले, जिसके बाद 24 दिसंबर को VIP इंडस्ट्रीज का शेयर 435 रुपये यानी कि 19% तक उछल गया था। वहीं क्लोजिंग 0.9% ऊपर 397 रुपये 60 पैसे के भाव पर देखने को मिली। 24 दिसंबर की शाम को आई ब्लॉक डील्स की डिटेल के मुताबिक मल्टीपल्स PE ने 388 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2 करोड़ 65 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वहीं संविभाग सिक्योरिटीज इन्होंने भी इसी भाव पर 97,65,000 शेयर खरीदे। और आपको बता दें कि संविभाग सिक्योरिटीज दरअसल आकाश भंसाली जी की एक एंटिटी है। इसके अलावा डिटेल्स के मुताबिक पिरामल विभूति इन्वेस्टमेंट जो कि प्रमोटर ग्रुप कंपनी, उन्होंने करीब 1.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। DGP सिक्योरिटीज ने इसी भाव पर 1 करोड़ 40 लाख शेयर बेचे हैं। कैंप एंड कंपनी ने 33 लाख शेयर बेचे हैं और एल्कॉन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स ने 28 लाख शेयरों की बिकवाली की। और इसी सूची में किडी प्लास का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 22 लाख शेयर इस ब्लॉक डील के जरिए बेचे हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक डील से पहले प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के पास इस कंपनी का करीब 45.5% हिस्सा था और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप 2 से 3 साल इस शेयर को होल्ड करते हैं तो 1000 रुपये, जी हाँ 1000 रुपये तक का लेवल भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। SR वेल्थ के लोकेश सीथिया जी की ये राय है, लेकिन उनका मानना है कि आपको इसमें 320 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। 26 दिसंबर को VIP इंडस्ट्रीज का शेयर 409 रुपये 90 पैसे तक उछला था। वहीं क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से गिरावट यानी कि मुनाफा वसूली के साथ हुई। फार्मा कंपनी बायोकॉन के साथ करार के बाद जोश में दिखा अजंता फार्मा का शेयर। दरअसल अजंता फार्मा के साथ बायोकॉन ने एक आउट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 26 देशों में सेमाग्लूटाइड नाम की कंपनी की बिक्री के लिए करार किया गया, जिसमें 23 देशों में दवा की एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अजंता फार्मा की ओर से की जाएगी, जिसकी सप्लाई बायोकॉन करेगी। और 3 देशों में दवा की जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग है वो अजंता फार्मा की ओर से की जाएगी। एडल्ट्स में देखें तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल के सुधार में इस दवा का इस्तेमाल होता है, जिसको लेकर अजंता फार्मा का शेयर तो पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखाई 2.5% ऊपर था। 24 दिसंबर को बायोकॉन का शेयर 406 रुपये 35 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब 1% नीचे 398 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक के लिए इस हफ्ते 2 बड़ी खबरें आती हुई दिखी। पहली खबर यह थी कि इनकी सब्सिडरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज ने OCPS यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर इस कंपनी को यानी कि पेरेंट कंपनी को जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए की रकम के 10 करोड़ OCPS इस सब्सिडरी कंपनी की ओर से जारी किए गए, जिसको बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। और इनफैक्ट आपको बता दें कि IPO की रकम के इस्तेमाल के तीसरे चरण के तहत ये शेयर जारी किए गए हैं, जिसके बाद शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया और 24 दिसंबर को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 35 रुपये 90 पैसे तक उछला था और करीब 1.5% ऊपर 35 रुपये 30 पैसे के भाव पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। शुक्रवार 26 दिसंबर को फिर से खबर आई कि FY25 यानी कि पिछले वित्त वर्ष के लिए इनको 367 करोड़ रुपए के PLI ऑटो इंसेंटिव मिलते हुए दिखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की ओर से इनको ये इंसेंटिव की घोषणा होती हुई दिखी है, जिसके ऊपर स्टॉक ने फिर से पॉजिटिवली रिएक्ट किया। 26 दिसंबर को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 37 रुपये 25 पैसे तक उछला, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ। और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के HOR अंशुल जैन का मानना है कि ये बाउंस बैक शेयर को थोड़ा और ऊपर लेकर जा सकता है, जहां आपको शेयर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, BPCL, HPCL अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पेट्रोल पंप्स की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। 2015 के बाद देखें तो भारत में पेट्रोल पंप्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है, यानी कि 10 साल में ही पेट्रोल पंप नेटवर्क का जो विस्तार है वो 2 गुना हो चुका है। और भारत के पेट्रोल पंप्स की संख्या आपको बता दें दुनिया भर में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अपना मार्केट शेयर डिफेंड करने के लिए और ईंधन की पहुंच गांव-गांव तक, हाईवे तक पहुंचाने के लिए ये विस्तार जो है वो OMCs की ओर से किया जा रहा है। 26 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को तीनों OMCs के शेयर इस खबर के चलते इन तीनों शेयरों में भारी उठापटक देखने को मिली। हालांकि SR वेल्थ के लोकेश सेठिया का मानना है कि मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया है तो इन तीनों शेयरों में निवेश किया जा सकता है। कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए ओपन ऑफर लॉन्च हो गया, जिस वजह से शेयर दौड़ता हुआ दिखा। 3 एंटिटीज हैं, एक मोशन जीवी कंपनी, दूसरा स्टोन पीक और CPPIB। इन्होंने इस कंपनी के लिए ओपन ऑफर लॉन्च कर दिया है। 26% हिस्से तक के लिए ये ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि 194 रुपये 4 पैसे प्रति शेयर का भाव है, जिसके तहत 25 करोड़ 72 लाख शेयरों की जो ओपन ऑफर है वो कंपनी की ओर से लॉन्च की गई है। अब हुआ क्या है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है BP, उसने $6 अरब में कैस्ट्रॉल का जो पूरा कारोबार है, जिसमें उनका 65% स्टेक था, वो US की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टोन पीक को बेच दिया है। और इसी डील के तहत भारत में 49%, सऊदी अरेबिया में 50% का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो भी उसमें शामिल है। और इसमें वियतनाम का 35% और थाईलैंड का भी जो 40% इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वो भी शामिल है। और यही कारण है कि भारत में लिस्टेड जो कारोबार है कैस्ट्रॉल इंडिया, उसके लिए 26% हिस्से का ओपन ऑफर आया है। 26 दिसंबर को जब ये घोषणा हुई तो उस दिन कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर 198 रुपये 13 पैसे तक उछला। हालांकि डे हाई से शेयर हल्का होकर बंद होता हुआ नजर आया। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते सेकेंडरी मार्केट में एक नई कंपनी ने दस्तक दी है, वो है KSH इंटरनेशनल। हालांकि इस लिस्टिंग की बात करें तो ये लिस्टिंग फ्लॉप ही रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NSE पर 370 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से देखें तो 3.5% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो इशू प्राइस था वो 384 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसका इशू प्राइस 710 करोड़ रुपये से घटाकर 644.45 करोड़ तय किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। ये IPO कुल 0.83 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 645 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 420 करोड़ रुपए का, इसमें कोई बदलाव नहीं था। OFS के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं, जो पहले 290 करोड़ रुपए जुटाने वाले थे, उनकी रकम घटकर 224.5 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। 23 दिसंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 370 रुपये 25 पैसे का हाई छुआ और 350 रुपये का लो भी टच किया और लो के आसपास ही यानी कि 350 रुपये 85 पैसे के दाम पर ही क्लोजिंग हुई, जो कि इशू प्राइस के मुकाबले देखें तो करीब 9% का डिस्काउंट था। तो ये तो बात होगी कॉर्पोरेट जगत की इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार, और इसमें पहला नाम है वेबसोल एनर्जी का। इनकम टैक्स विवाद सुलझने से इस कंपनी का शेयर भागता हुआ नजर आया। इनकम टैक्स विवाद मामले में इस कंपनी को बड़ी राहत मिली है। 73 करोड़ रुपए का ही ये मामला था, लेकिन कंपनी ने जीत हासिल की है, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। ये मामला है असेसमेंट ईयर 2017-18 का, जिस मामले में इस कंपनी ने अपील दाखिल की थी और इनके हक में ही फैसला आता हुआ दिखा है। हालांकि आपको बता दें कि इस कंपनी ने पूरी प्रोविजनिंग कर रखी थी। 73 करोड़ रुपए की एक कंटीजेंट लायबिलिटी इस कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी थी, यानी कि जो अचानक लायबिलिटी आ जाती है, देनदारी सामने आ जाती है, उसके लिए कंपनी ने पहले से ही प्रोविजनिंग कर रखी थी। अगर ये देनदारी आ जाती तो जस का तस वैसे ये पैसा चला जाता, लेकिन चूंकि ये फैसला इनके हक में आया है तो 73 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आते हुए दिखेंगे, इनकी बैलेंस शीट में वापस आते हुए दिखेंगे। यही कारण है कि 24 दिसंबर को शेयर में 97 रुपये 60 पैसे यानी 14% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला और शेयर 9% ऊपर 93 रुपये
18 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक को एसएफआईओ की ओर से एक लेटर मिलता हुआ दिखा है। जी हां, 23 दिसंबर को एसएफआईओ यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से इनको जांच के लिए एक लेटर मिलता हुआ दिखा है। और ये जो लेटर मिला है इनको, ये इसलिए मिला क्योंकि इनके ऊपर जो पहले से जांच चल रही है उसको लेकर कुछ जानकारियां मांगी गई हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2600 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गड़बड़ियों को लेकर इस बैंक को लेकर जाँच चल रही है। और एक्सपर्ट्स का हालांकि कुछ अलग ही नज़रिया, उनका ऐसा मानना है कि 3 से 6 महीने के नज़रिए से हर गिरावट पर इस शेयर में आपको खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया जी का मानना है। 26 दिसंबर यानी शुक्रवार को जब ये खबर आई तो इंडसइंड बैंक का शेयर 837 रुपये 10 पैसे यानी कि 1.25% तक गिर गया था, लेकिन बाद में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट से जुड़ी हुई पहली खबर की तरफ, जो है ओयो से जुड़ी हुई। ओयो को लेकर इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई है। इनके आईपीओ का रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। इनको 6,650 करोड़ रुपए की रकम आईपीओ से जुटानी है, जिसको लेकर शेयरधारकों ने इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है प्रिज्म नाम की, उसको हरी झंडी दिखा दी है। और शेयरधारकों ने जो 1:19 रेशो का बोनस इशू है उसको भी मंजूरी दे दी है। दोनों प्रस्तावों की बात करें तो शेयरधारकों ने भारी मेजॉरिटी के साथ इन दोनों प्रस्तावों को पारित किया है, जो कि ओयो के लिहाज से देखा जाए बड़ी खबर है और इनके आईपीओ का रास्ता इससे साफ होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। किसी भी वीडियो पर जाएंगे तो आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। अपना प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए, और फिर आपकी क्वेरीज को हम प्रतिबद्धता से लेते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।